नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे सवाल की तह तक जा रहे हैं। सवाल ये है कि अंतरिक्ष की गंध वो कैसी होती है? क्या सच में ग्रहों पर या चांद पर या उस खाली दिखने वाले वैक्यूम में भी कोई महक होती है? हाँ, ये सवाल सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना। बिल्कुल। तो इसी को समझने के लिए हमारे पास आज दो स्रोत हैं, ब्राइट साइड सीरीज और कॉस्मोस एलिमेंट्री। ये दोनों यूट्यूब चैनल हैं और उनके वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से हम जानकारी लेंगे। तो चलिए फिर इनमें गोता लगाते हैं और पता करते हैं कि भाई हमारा ब्रह्मांड किस तरह की गंधों से भरा हो सकता है। क्या वाकई कहीं बारूद जैसी महक है, या फिर सड़े अंडे जैसी। हाँ, या शायद कहीं मीठी रसभरी जैसी खुशबू भी तैर रही हो। आइए इस गंध भरी यात्रा पर निकलते हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष की गंधों पे बात करने से पहले शायद ये समझना जरूरी है कि हमें गंध मतलब स्मेल महसूस कैसे होती है। हाँ, ये जरूरी है, बेसिक्स पहले। किसी चीज के उड़ने वाले अणु मतलब मॉलिक्यूल्स हमारी नाक के अंदर खास रिसेप्टर्स से टकराते हैं। रिसेप्टर्स, हाँ। तो वो दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं। फिर हमारा दिमाग बताता है कि ये गंध कैसी है, अच्छी है, बुरी है, जानी पहचानी है या एकदम नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि गंध का अनुभव थोड़ा व्यक्तिपरक भी होता है। मतलब दिमाग उसे कैसे समझता है उस पर भी निर्भर करता है। अच्छा, मतलब एक ही गंध दो लोगों को अलग लग सकती है? कुछ हद तक हाँ। और ये भी याद रखना जरूरी है कि गंध हमेशा अणुओं यानी मॉलिक्यूल से आती है, अकेले परमाणुओं यानी एटम्स से नहीं। ओके, इसका कोई उदाहरण? बिल्कुल, जैसे सल्फर का एक अकेला परमाणु गंधहीन होता है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जिसमें सल्फर और हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े होते हैं, उसमें सड़े अंडे जैसी बहुत तेज गंध होती है। ओह हाँ, वो लैब वाली गंध। हाँ, वही। इसी तरह ऑक्सीजन गैस O2 जो हम सांस में लेते हैं, उसकी कोई गंध नहीं होती, लेकिन ओजोन O3 जिसमें बस एक ऑक्सीजन परमाणु ज्यादा है, उसकी एक अलग तेज सी गंध होती है। हाँ, वो बारिश के बाद या बिजली कड़कने पे आती है कभी-कभी। बिल्कुल सही। और एक और बहुत अहम बात है, सघनता यानी कॉन्सेंट्रेशन। घनत्व? हाँ, घनत्व। किसी गंध को सूंघने के लिए हवा में उस पदार्थ के अणुओं की एक न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए। अब सोचिए, अंतरिक्ष तो ज्यादातर खाली है, बिल्कुल वैक्यूम जैसा। वहां पदार्थ के कण मतलब अणु परमाणु बहुत ही कम और बहुत दूर दूर बिखरे होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर घन इंच में मुश्किल से 15 से 80 परमाणु। बस 15 से 80? और पृथ्वी की हवा में कितने होते हैं? पृथ्वी पर हमारे आसपास एक घन इंच हवा में करीब 16,000 परमाणु होते हैं। अरे बाप रे, 16,000 और कहाँ 80? मतलब घनत्व में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। तो इसका सीधा सा मतलब है कि गहरे अंतरिक्ष में मतलब इंटरस्टेलर स्पेस में गंध महसूस करना लगभग नामुमकिन है। अणु इतने दूर हैं कि वो हमारी नाक तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना? सही है, ये बात समझ में आ गई। तो गहरे अंतरिक्ष में गंध नहीं, लेकिन ग्रहों और चंद्रमाओं का क्या? उनके तो वायुमंडल होते हैं। हाँ, ये हुई ना बात, बिल्कुल सही। ग्रहों और चंद्रमाओं के वायुमंडल हैं और वहां अणु काफी पास पास हो सकते हैं, तो वहां गंध हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अपने सौर मंडल की सैर पर निकलते हैं। शुरुआत करते हैं सूर्य के सबसे करीबी ग्रहों से, शुक्र यानी वीनस। उसका नाम तो सौंदर्य की देवी पर है, कैसा महकता होगा। नाम पर मत जाइए। शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत ही घने बादल छाए रहते हैं, बहुत घने। सल्फ्यूरिक एसिड? ओह जी हाँ, और इन्हीं बादलों के वजह से वहां सड़े अंडे जैसी बहुत ही तीखी और कह सकते हैं बुरी गंध होगी। शुक्र का वायुमंडल वैसे भी ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड का है और बहुत ज्यादा गर्म और दबाव वाला भी है। सड़े अंडे मतलब सुंदरता की देवी के नाम वाले ग्रह पर ऐसी गंध, ये सल्फ्यूरिक एसिड आता कहां से है वहां इतनी ज्यादा मात्रा में? ऐसा माना जाता है कि ये शुक्र के ज्वालामुखियों से निकली सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वायुमंडल में जो पानी की बूंदें हैं उनके बीच केमिकल रिएक्शन से बनता है। अच्छा। और वहां का जो घना वातावरण है ना, वो एक और अजीब चीज करता है। अगर आप वहां बोल पाते, जो कि खैर मुमकिन नहीं है, तो आपकी आवाज ज्यादा गहरी और तेज सुनाई देती। हैं? आवाज गहरी और तेज, ये कैसे? हाँ, क्योंकि ध्वनि तरंगें घने माध्यम में अलग तरह से चलती हैं। खैर ये एक अलग विषय है। दिलचस्प। ठीक है, अब बुध ग्रह यानी मरकरी, वो तो सूर्य के और भी करीब है, वहां क्या हाल है गंध का? बुध का वायुमंडल तो इतना ज्यादा पतला और बिखरा हुआ है कि उसे लगभग न के बराबर ही मानते हैं।
तो इसलिए वहां कोई खास गंध महसूस होने की कोई संभावना नहीं है। ओके, मतलब बुध गंधहीन। अब आते हैं अपने पड़ोसी मंगल ग्रह पर, मार्स। लाल ग्रह की क्या कहानी है? क्या वहां भी सड़े अंडे हैं? प्लीज कहना नहीं। माफ कीजिएगा, लेकिन हाँ, मंगल पर भी सल्फर यौगिक पाए गए हैं, तो उनसे सड़े अंडे जैसी गंध आ सकती है, लेकिन शायद शुक्र जितनी तेज नहीं होगी। चलो, कुछ तो राहत है। हाँ, क्योंकि वहां सल्फर की मात्रा शुक्र से कम है। इसके अलावा मंगल की सतह पर कुछ और चीजें भी मिली हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड? उसकी गंध कैसी होती है? उसकी गंध थोड़ी मीठी बताई जाती है, तो मंगल पर शायद सड़े अंडे और थोड़ी मीठी गंध का मिक्सचर हो सकता है। मीठी गंध? अच्छा। वैसे मंगल का लाल रंग तो लोहे के ऑक्साइड मतलब जंग की वजह से है। क्या जंग की भी कोई गंध होती है? मुझे तो लगती है कभी कभी। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। दरअसल शुद्ध जंग यानी आयरन ऑक्साइड, उसकी अपनी कोई खास गंध नहीं होती। अच्छा, फिर वो लोहे जैसी महक क्यों आती है? वो महक तब आती है जब हम किसी जंग लगी चीज को छूते हैं। असल में वो जंग और हमारी त्वचा पर जो तेल या पसीना होता है, उसके बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है। उससे वो धातु जैसी गंध पैदा होती है। तो मंगल खुद लाल है, पर शायद गंधहीन लाल। ला, ये तो कमाल की जानकारी मिली। मतलब मेरी नाक मुझे धोखा दे रही थी। ठीक है, अब जरा दूर चलते हैं गैस दानवों यानी गैस जायंट्स की तरफ। बृहस्पति, जुपिटर, वो तो इतना बड़ा है, वहां क्या महक रहा होगा? बृहस्पति तो गंधों का एक पूरा कॉकटेल है। उसके विशाल वायुमंडल में क्या है ना, अलग अलग ऊंचाई पर और अलग अलग हिस्सों में तापमान और दबाव के हिसाब से अलग अलग गैसें ज्यादा मात्रा में है। अच्छा, जैसे कि? जैसे कुछ परतों में हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा ज्यादा हो सकती है, तो वहां आपको मिलेगी वही सड़े अंडे वाली गंध। ये गंध तो पीछा ही नहीं छोड़ ली। कुछ और भी है क्या बृहस्पति पर? हाँ, बिल्कुल है। कुछ दूसरी परतों में अमोनिया की गंध ज्यादा महसूस होगी। अमोनिया की गंध काफी तेज, चुभने वाली होती है। हाँ, जैसे कुछ क्लीनिंग वाले प्रोडक्ट्स में होती है ना? हाँ, बिल्कुल वैसी ही। कुछ लोग तो इसकी तुलना कई दिनों से न धुले गंदे मोजों की गंध से भी करते हैं। गंदे मोजे बृहस्पति पर? हे भगवान! और कोई गंध? शायद कुछ अच्छी भी हो। कह सकते हैं। एक और परत में हाइड्रोजन साइनाइड की गंध ज्यादा हो सकती है। हाइड्रोजन साइनाइड? उसकी गंध कैसी होती है? बादाम जैसी? हाँ, बिल्कुल। कड़वे बादाम या मार्जिपन जैसी? मार्जिपन वो होता है ना जिसे अक्सर केक वगैरह सजाने में इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ, समझ गया। तो मतलब बृहस्पति पर आप कहाँ हैं, इस पर निर्भर करेगा कि आपको सड़े अंडे सूंघने को मिले या गंदे मोजे या फिर कड़वे बादाम। क्या गजब का मिश्रण है ना? अब उस ग्रह की ओर चलते हैं जिसके छल्ले मतलब रिंग्स बहुत खूबसूरत है। शनि, सैटर्न, क्या वहां भी ऐसी ही मिलीजुली गंध होगी? शनि ग्रह जो है वो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, और ये दोनों ही गैसें पूरी तरह गंधहीन होती हैं। अच्छा, तो शनि गंधहीन है ज्यादातर? हाँ, उसका ज्यादातर हिस्सा गंधहीन ही होना चाहिए। हालांकि उसके वायुमंडल में भी अमोनिया के हल्के निशान पाए गए हैं। वही गंदे मोजों वाली? फिर से और कुछ? और फॉस्फीन के भी। फॉस्फीन, उसकी गंध कैसी होती है? ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। फॉस्फीन की गंध बहुत ही बुरी बताई जाती है, जैसे लहसुन या सड़ी हुई मछली जैसी। ओह, लहसुन या सड़ी मछली। तो मतलब शनि पर भी कहीं कहीं हल्की सी बदबू तैर रही हो सकती है, लेकिन बृहस्पति जितनी वैरायटी नहीं है शायद। हाँ, ऐसा लगता है। अच्छा, शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन के बारे में भी काफी चर्चा होती है। कहते हैं वहां बहुत घना वायुमंडल है। उसकी गंध कैसी होगी? हाँ, टाइटन, उसकी गंध काफी अजीब बताई जाती है। उसका वायुमंडल नाइट्रोजन से भरा है, काफी घना है, और उसमें मीथेन के अलावा बेंजीन जैसे कार्बनिक अणु भी हैं। बेंजीन? वो तो केमिस्ट्री लैब में होता था। हाँ, कुछ स्रोतों के मुताबिक बेंजीन की गंध थोड़ी मीठी बादाम जैसी होती है, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये गैसोलीन या पेट्रोल जैसी भी महक सकती है। गैसोलीन? पेट्रोल जैसी? बाप रे। हाँ, और इसे ज्यादा सूंघना खतरनाक भी हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं। बाप रे। ठीक है, अब बर्फीले ग्रहों आइस जायंट्स की बात करते हैं। अरुण यानी यूरेनस, उसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि वो सौर मंडल का सबसे बदबूदार ग्रह है। क्या ये सच है? हाँ, ऐसी बातें कही जाती हैं, और इसका कारण ये है कि अरुण के ऊपरी वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर से सड़े अंडे? हाँ, फिर से सड़े अंडे, ये काफी मात्रा में पाई गई हैं, शायद बृहस्पति से भी ज्यादा। तो क्या वहां बहुत तेज बदबू होगी? मतलब खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मजे की बात यह है कि शायद आपको बदबू महसूस करने का मौका ही ना मिले। क्यों? क्योंकि अरुण ग्रह बेइंतहा ठंडा है। तापमान -235 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। -235? ओह, हाँ,
इतनी भयंकर ठंड में कोई भी चीज या इंसान गंध महसूस करने से पहले ही जम जाएगा, पत्थर बन जाएगा। सही कहा। मतलब बदबू तो है पर महसूस करने वाला कोई नहीं। क्या विडंबना है। और उसका पड़ोसी वरुण यानी नेपच्यून, वो भी इतना ही ठंडा है। जी हाँ, वरुण भी बहुत ठंडा है, करीब -225 डिग्री सेल्सियस। वहां के वायुमंडल में भी हाइड्रोजन सल्फाइड यानी सड़े अंडे की मौजूदगी का अनुमान है। वहां भी? हाँ, कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि शायद वहां समुद्र किनारे सड़ने वाली समुद्री शैवाल, सीवीड जैसी गंध भी आ सकती है। लेकिन अरुण की तरह ही यहाँ की भीषण ठंड और सुपरसोनिक रफ्तार से चलने वाली हवाएं किसी को चैन से गंध सूंघने नहीं देंगी। समझ गया। तो इन ग्रहों की गंध का सफर तो बड़ा दिलचस्प रहा। सड़े अंडे, अमोनिया, बादाम, गैसोलीन। लेकिन अब उस जगह चलते हैं जहां इंसान खुद गया है, हमारा चांद, मून। अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने वहां क्या सूंघा, ये सुनना चाहूंगा। हाँ, चंद्रमा की गंध ये एक बहुत ही रोचक पहेली है, जैसा आपने कहा। अपोलो मिशन के कई अंतरिक्ष यात्रियों ने, जैसे अपोलो 16 और 17 के एस्ट्रोनॉट्स ने, ये बताया कि जब वे चांद पर चहलकदमी करके, मतलब मून वॉक करके अपने लैंडर मॉड्यूल में वापस आए और अपने हेलमेट उतारे, हाँ, तो उन्हें एक अजीब सी तीखी गंध महसूस हुई। उन्होंने इसकी तुलना जले हुए बारूद, मतलब स्पेंट गन पाउडर से की। जले हुए बारूद? हाँ, जैसे बंदूक चलने के बाद आती है। हाँ, कुछ वैसी ही। अपोलो 17 के यूजीन सर्नन ने कहा था कि सूट हटाने के तुरंत बाद उन्होंने इसे सूंघा। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि चांद की धूल, जिसे रेगुलिथ कहते हैं, हाँ, उसका स्वाद भी बारूद जैसा था। स्वाद भी? उन्होंने चखा था क्या? नहीं, चखा नहीं था। मतलब शायद धूल थोड़ी बहुत मुंह में चली गई हो या दस्तानों से हेलमेट पर लग गई हो, लेकिन उन्होंने स्वाद को भी बारूद जैसा बताया। ये तो बहुत अजीब है, बारूद जैसा। लेकिन चांद की मिट्टी में तो बारूद वाली कोई चीज होती ही नहीं है। ये बात कुछ समझ नहीं आई। वो तो सिलिकेट्स वगैरह से बनी है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। यही तो सबसे बड़ी पहेली है। चांद की धूल में मुख्य रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, जो उल्का पिंडों के टक्कर से पिघलकर बने कांच जैसे कण होते हैं। साथ में लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे खनिज हैं। हाँ। जबकि पुराने जमाने का जो काला बारूद होता था, उसमें होता है सॉल्टपीटर यानी पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर। और आजकल के जो धुआं रहित बारूद है, उनमें नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेल्यूलोज होते हैं। इनमें से कोई भी चीज चांद की धूल में दूर दूर तक नहीं पाई जाती। तो फिर ये गंध आई कहां से? और देखिए, ये रहस्य तब और गहरा हो गया जब अपोलो मिशन से जो चांद के नमूने पृथ्वी पर लाए गए, उनका प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किया गया। हाँ, तो क्या निकला उसमें? पता चला कि उन नमूनों में कोई गंध थी ही नहीं। वो पूरी तरह गंधहीन थे। अरे, ये क्या बात हुई? मतलब अंतरिक्ष यात्रियों को गंध आई, लेकिन धरती पर लाए गए नमूने गंधहीन निकले। तो फिर उन्हें वो गंध क्यों आई? क्या वजह हो सकती है इसकी? कुछ तो सोचा होगा वैज्ञानिकों ने। हाँ, बिल्कुल सोचा है। इसके पीछे कुछ सिद्धांत है, लेकिन कोई भी अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है। अच्छा, क्या है वो सिद्धांत? एक संभावना ये है कि वो गंध तब पैदा हुई जब चांद की जो बेहद सूखी धूल थी, वो लैंडर के अंदर की नम हवा या ऑक्सीजन के संपर्क में आई। अच्छा, जैसे सूखी मिट्टी पर पानी पड़ने से गंध आती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे रेगिस्तान की सूखी मिट्टी पर बारिश की पहली बूंदें पड़ते ही एक खास गंध उठती है ना, जिसे पेट्रिकॉर कहते हैं। हाँ, पेट्रिकॉर। वैसे ही शायद चांद की धूल ने लैंडर के उस नम वातावरण में पहुंचकर रिएक्ट किया और गंध छोड़ी। ये मुमकिन लगता है। और कोई थ्योरी? दूसरा सिद्धांत सौर हवा यानी सोलर विंड से जुड़ा है। सूरज से लगातार आवेशित कण निकल के रहते हैं। क्योंकि चांद का अपना कोई सुरक्षात्मक वायुमंडल या चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो ये कण सीधे चांद की सतह से टकराते हैं और वहां की धूल में फंस जाते हैं। ओके। तो हो सकता है कि जब अंतरिक्ष यात्री उस धूल को लेकर लैंडर के अंदर आए, तो अंदर के वातावरण या थोड़ी हलचल से वो फंसे हुए कण बाहर निकले और उन्होंने वो बारूद जैसी गंध पैदा की। ये कण बहुत हल्के होते हैं। अच्छा, तो ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन फिर धरती पर लाए नमूनों से गंध क्यों गायब हो गई? शायद इसलिए कि ये हल्के कण या तो लैंडर में ही उड़ गए होंगे या फिर नमूने लाने वाले कंटेनरों में बंद होने और पृथ्वी तक के लंबे सफर में धीरे धीरे निकल गए होंगे। एक थियरी ये भी है कि जिन कंटेनरों में नमूने लाए गए वो शायद पूरी तरह एयरटाइट नहीं रह पाए, क्योंकि चांद की धूल के कण बहुत बारीक होने के साथ साथ कांच की तरह बहुत नुकीले भी होते हैं। अच्छा, नुकीले भी होते हैं? हाँ, बहुत नुकीले।
तो हो सकता है कि इन कणों ने कंटेनर की सील को थोड़ा सा खरोंच दिया हो, जिससे अंदर हवा और नमी घुस गई हो, और उसने धूल की गंध को या तो बदल दिया हो या पूरी तरह खत्म कर दिया हो। बाप रे, मतलब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए शायद चांद की सतह पर ही ताजी धूल का विश्लेषण करना पड़ेगा। बिल्कुल, शायद भविष्य के आर्टेमिस मिशन या दूसरे मिशन इस रहस्य से पर्दा उठा पाए। वाकई ये तो बड़ा दिलचस्प रहस्य है। और ये भी पता चलता है कि चांद की धूल कितनी अजीब और चैलेंजिंग हो सकती है भविष्य के मिशनों के लिए। अच्छा, ग्रहों और चंद्रमा के अलावा क्या बाहरी अंतरिक्ष में जैसे स्पेस वॉक के दौरान भी कोई गंध आती है? आपने शुरू में कहा था कि वैक्यूम में गंध नहीं होती, लेकिन क्या पता सूट पर कुछ लग जाता हो? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सीधे तौर पर वैक्यूम में कुछ सूंघना तो मुमकिन नहीं है, जैसा हमने कहा। लेकिन कई अंतरिक्ष यात्रियों ने, जैसे टोनी एंटोनेली और डॉन पेटिट का जिक्र आता है, उन्होंने बताया है कि जब वो या उनके साथी स्पेस वॉक करके, मतलब ईवीए करके, स्पेस स्टेशन या शटल में बने एयरलॉक के जरिए वापस आते थे, हाँ, तो उनके स्पेस सूट, हेलमेट, दस्तानों और औजारों पर एक अजीब सी, एक अलग ही गंध चिपकी होती थी। अच्छा, किस तरह की गंध थी वो? क्या वो भी बारूद जैसी थी, चांद की तरह? नहीं, ये थोड़ी अलग थी। अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स ने इसे अलग अलग तरह से बताया है, लेकिन आमतौर पर इसे धातु जैसी यानी मेटालिक बताया गया। धातु जैसी? हाँ, कुछ ने इसकी तुलना गर्म धातु हॉट मेटल से की, तो कुछ ने कहा कि ये जले हुए मांस या स्टेक, सियर्ड स्टेक जैसी लगती थी। जले हुए स्टेक अंतरिक्ष में? ये तो कमाल है ना? कुछ को ये वेल्डिंग के बाद आने वाले धुएं, वेल्डिंग फ्यूम्स जैसी लगी, तो कुछ को जले हुए कुकीज, अखरोट या फिर गाड़ी के ब्रेक पैड जैसी गंध महसूस हुई। क्या नहीं, जले कुकीज, अखरोट, ब्रेक पैड? हाँ, और नासा ने तो अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग को ज्यादा वास्तविक बनाने के लिए इन बताई गई गंधों को लैब में आर्टिफिशियली तैयार भी करवाया है। अच्छा, ये तो गजब है। लेकिन ये गंध आती कहां से अगर अंतरिक्ष खाली है? क्या इसके पीछे भी कोई सिद्धांत है? चांद वाली धूल तो है नहीं वहां। हाँ, यहाँ भी कुछ मजबूत सिद्धांत है। एक जो प्रमुख कारण माना जाता है वो है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण कैसे? देखिए, जिस ऊंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS चक्कर लगाता है, वहां पृथ्वी के वायुमंडल की बहुत ही पतली परत अब भी मौजूद है। पूरी तरह वैक्यूम नहीं है। अच्छा, हाँ। ऑक्सीजन अणुओं O2 को तोड़कर अकेले ऑक्सीजन परमाणुओं O में बदल देती हैं, सिंगल ऑक्सीजन एटम। ठीक है। ये अकेले परमाणु बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील होते हैं, मतलब रिएक्टिव होते हैं। तो जब अंतरिक्ष यात्री स्पेस वॉक करते हैं, तो ये अकेले ऑक्सीजन परमाणु उनके स्पेस सूट और एयरलॉक की बाहरी सतहों पर चिपक जाते हैं। अच्छा। फिर जब वे एयरलॉक के जरिए अंदर आते हैं और एयरलॉक में हवा का दबाव सामान्य किया जाता है, तो ये चिपके हुए अकेले ऑक्सीजन परमाणु स्टेशन के अंदर मौजूद सामान्य ऑक्सीजन अणुओं O2 के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करके ओजोन O3 बना सकते हैं। ओजोन, वही जिसकी गंध बिजली कड़कने पर आती है? हाँ, वही। और ओजोन की अपनी एक खास, तेज, थोड़ी धातु जैसी गंध होती है। तो शायद यही वो गर्म धातु या मेटालिक गंध है जिसके बारे में एस्ट्रोनॉट्स बताते हैं। वाओ, ये तो काफी लॉजिकल लगता है। ऑक्सीजन का खेल है सारा। कोई और संभावना भी है क्या? एक और संभावना पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी PAHS से जुड़ी है। PAHS, ये क्या होता है? ये जटिल कार्बनिक अणु हैं। ये मरते हुए तारों से निकलते हैं और पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। धूमकेतुओं में, उल्कापिंडों में और अंतरतारकीय धूल में भी पाए जाते हैं। अच्छा। तो हो सकता है कि स्पेस वॉक के दौरान ये अणु स्पेस सूट पर जमा हो जाते हों, और जब एस्ट्रोनॉट्स अंदर आते हैं तो ये अणु अपनी गंध छोड़ते हों। शायद जली हुई या धुएं जैसी गंध इन्हीं से आती हो। ये भी हो सकता है। या फिर ये भी मुमकिन है कि ये गंध स्पेस सूट या उपकरणों की अपनी सामग्री और अंतरिक्ष के निर्वात या वहां मौजूद कणों के बीच होने वाली किसी अज्ञात केमिकल रिएक्शन का नतीजा हो। अभी तक कोई एक निश्चित जवाब नहीं मिला है, इस पर रिसर्च जारी है। कितना कुछ है जो अभी भी अनसुलझा है। खैर, धूमकेतुओं यानी कॉमेट्स का क्या? वो बर्फ और धूल के गोले जो सूरज का चक्कर लगाते हैं, क्या उनकी भी कोई गंध है? सुना है वो बड़े गंदे होते हैं। हाँ, बिल्कुल है, और शायद आप उसे सूंघना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। क्यों? इतनी बुरी है? बहुत। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक मिशन था, रोसेटा। उसने धूमकेतु 67P
चुर्युमोव गेरासिमेंको का बहुत करीब से अध्ययन किया। हाँ, सुना है उसके बारे में। उसने पाया कि धूमकेतु के आसपास जो गैसों का माहौल था उसमें कई तरह की गैसें थीं। अगर हम उन सब गैसों को मिलाकर एक गंध बनाएं तो सोचिए कैसा होगा। कैसा होगा? उसमें होगी सड़े अंडे हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध, घोड़े के अस्तबल या बिल्ली के पेशाब जैसी तीखी गंध अमोनिया, दम घोटने वाली गंध सल्फर डाइऑक्साइड, सिरका जैसी खट्टी गंध फॉर्मेल्डिहाइड और कड़वे बादाम जैसी हाइड्रोजन साइनाइड। इन सब का एक भयानक मिक्सचर। अरे बाप रे, ये तो नरक की गंध जैसा लग रहा है। बिल्कुल। ये मिश्रण न सिर्फ बहुत बदबूदार है बल्कि काफी जहरीला भी है। ओह, करे पर जहरीले असर से बचना मुश्किल होगा। शुक्र है कि हम बस इसके बारे में बात कर रहे हैं, वहां जा नहीं रहे। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि अंतरिक्ष के कुछ हिस्सों में, जैसे कुछ बादलों में, रसभरी या रम जैसी मीठी खुशबू आती है। क्या ये सच है या ये भी कोई कहानी है? हाँ, ये एक बहुत मशहूर दावा है और इसके पीछे थोड़ी सच्चाई भी है, पूरी तरह कहानी नहीं है। अच्छा, कहाँ आती है ऐसी खुशबू? हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र के पास सैजिटेरियस B2 नाम का एक बहुत बड़ा आणविक बादल है, मॉलिक्यूलर क्लाउड। सैजिटेरियस B2, ठीक है। खगोलविदों ने रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके वहां एथिल फॉर्मेट नाम के अणु का पता लगाया है। एथिल फॉर्मेट। एथिल फॉर्मेट, हाँ। पृथ्वी पर यही अणु रसभरी को उसकी खास मीठी गंध देता है और ये रम में भी पाया जाता है। अरे वाह, रसभरी और रम। इतना ही नहीं, इसी बादल में काफी मात्रा में विनाइल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल यानी पीने वाली शराब भी पाई गई है। तो क्या सच में आकाशगंगा का केंद्र रसभरी और रम जैसा महकता है? वहां कोई पार्टी चल रही है क्या? कहने में तो ये बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन वही बात जो हमने शुरू में की थी, घनत्व का सवाल है, कंसंट्रेशन। ओ हाँ, घनत्व। इन विशाल बादलों में यह अणु मौजूद तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनका घनत्व इतना ज्यादा कम है, वो इतने फैले हुए हैं कि अगर हम किसी तरह उस बादल के अंदर पहुंच भी जाएं तो हमारी नाक को गंध महसूस होने लायक पर्याप्त अणु शायद मिले ही नहीं। अच्छा, मतलब अणु हैं पर इतने कम कि सूंघ नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये कहना कि वहां रसभरी जैसी गंध है, असल में ये बताने का एक तरीका है कि रसभरी जैसी गंध वाला अणु वहां मौजूद है, ये नहीं कि वहां सचमुच वैसी खुशबू फैली हुई है। समझ गया, ये एक तरह का शॉर्टकट है बताने का। हाँ, इसी तरह एग नेब्यूला नाम की एक जगह है, वहां सल्फर यौगिक पाए गए हैं, सड़े अंडे, जलती माचिस जैसी गंध वाले, लेकिन वहां भी गंध महसूस होने की संभावना न के बराबर है। ठीक है, तो रसभरी और रम वाली पार्टी कैंसिल। अच्छा, और उल्का पिंडों, मीटेओराइट्स के बारे में क्या? जो चट्टानें अंतरिक्ष से धरती पर गिरती हैं, क्या उनमें कोई गंध होती है? हाँ, कुछ उल्का पिंडों में गंध पाई गई है, खासकर जब वे ताजे गिरे हों और उन्हें छुआ जाए या तोड़ा जाए। अच्छा, कैसी गंध? एक मशहूर उदाहरण है मर्चिसन उल्कापिंड। ये 1969 में ऑस्ट्रेलिया में गिरा था। मर्चिसन, हाँ सुना है। जिन लोगों ने उसे गिरते देखा और उसके टुकड़े उठाए, उन्होंने बताया कि उसमें से विकृत अल्कोहल, मतलब डीनेचर्ड अल्कोहल, कोल टार या फिर गीली घास जैसी गंध आ रही थी। गीली घास? हाँ, और जब वैज्ञानिकों ने उसे लैब में स्टडी किया तो उन्होंने उसकी गंध को और भी अजीब बताया। किसी ने कहा धुएं वाली, धूल भरी, थोड़ी एसिडिक, किसी ने कहा खराब हो चुके पीनट बटर सैंडविच जैसी। खराब पीनट बटर सैंडविच? ये क्या है? हाँ, और किसी ने कहा ब्रसेल्स स्प्राउट्स जैसी। वो एक तरह की गोभी होती है ना? हाँ, ब्रसेल्स स्प्राउट्स। मतलब बहुत ही अजीब गंधों का मिश्रण। बिल्कुल। और ये उल्कापिंड बहुत खास भी था क्योंकि ये कार्बनिक यौगिकों और अमीनो एसिड जो जीवन के लिए जरूरी हैं, उनसे भरपूर था। इसमें ऐसे कण भी मिले जो हमारे सौर मंडल के बनने से भी पहले के हैं। अरे वाह। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ज्यादातर उल्कापिंड, खासकर जो लोहे वाले होते हैं, उनमें कोई खास गंध नहीं होती। ठीक है, तो ये तो हो गई गंध की बात। वैसे इन स्रोतों में अंतरिक्ष में आवाज का भी जिक्र था। हम गंध की बात कर रहे हैं, पर क्या अंतरिक्ष में आवाज सुनाई देती है? फिल्मों में तो स्पेसशिप के उड़ने और धमाकों की आवाजें खूब सुनाई देती हैं, लेजर गन्स की प्यूं प्यूं। हाँ, ये फिल्मों द्वारा फैलाई गई सबसे आम वैज्ञानिक गलतियों में से एक है। दरअसल ध्वनि तरंगों को चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए एक माध्यम यानी मीडियम की जरूरत होती है, जैसे हवा, पानी या कोई ठोस चीज। हाँ, ये तो स्कूल में पढ़ा था। बिल्कुल, क्योंकि अंतरिक्ष लगभग पूरी तरह से खाली है, एक वैक्यूम है, इसलिए वहां आवाज एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकती।
अगर कोई बहुत बड़ा तारा फटता है, सुपरनोवा होता है या दो ग्रह टकराते हैं, तो वो सब पूरी खामोशी में होगा। कोई धमाका सुनाई नहीं देगा, जीरो साउंड। तो मतलब अंतरिक्ष एकदम शांत है, बिल्कुल सन्नाटा। गहरे अंतरिक्ष में तो हाँ, सन्नाटा ही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ग्रहों के वायुमंडल में, जैसा हमने शुक्र के बारे में बात की थी, आवाज चल सकती है और शायद अलग तरह से सुनाई दे। हाँ, स्पेस स्टेशन या स्पेस सूट के अंदर हवा होती है, इसलिए वहां अंतरिक्ष यात्री सामान्य रूप से बात कर सकते हैं और आवाजें सुन सकते हैं। लेकिन अगर दो अंतरिक्ष यात्री स्पेस वॉक के दौरान अपने हेलमेट उतारकर, जो कि खैर असंभव है, एक दूसरे पर चिल्लाएं तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। अच्छा। इसीलिए वो बात करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो वेव्स वैक्यूम में चल सकती हैं। तो क्या किसी भी तरह से अंतरिक्ष की आवाज सुनना संभव नहीं है? एक बहुत ही रोचक, हालांकि थोड़ी काल्पनिक सी संभावना है, बोन कंडक्शन यानी हड्डी चालन की। बोन कंडक्शन, वो क्या होता है? इसका मतलब है आवाज का हड्डियों के जरिए सुनना। अगर कोई अंतरिक्ष यात्री बिना स्पेस सूट के और किसी तरह जीवित रहकर किसी स्पेस स्टेशन की बाहरी दीवार को छूता है, तो स्टेशन के अंदर से आने वाली कंपन या आवाजें उसकी खोपड़ी की हड्डियों से होकर सीधे उसके सुनने वाले नर्वस सिस्टम तक पहुंच सकती हैं, बिना कानों का इस्तेमाल किए। अरे, ये तो गजब है। हाँ, कुछ सुनने में अक्षम लोग इसी तकनीक से संगीत का अनुभव करते हैं। और हाँ, जैसा मैंने कहा, रेडियो तरंगे वैक्यूम में चल सकती हैं, इसीलिए हम पृथ्वी पर बड़े रेडियो टेलीस्कोप से दूर की खगोलीय घटनाओं जैसे ब्लैक होल या नेबुला से आने वाले रेडियो संकेतों को पकड़ सकते हैं। हाँ, वो सुनते हैं कभी-कभी, अजीब सी आवाजें आती हैं। बिल्कुल। वैज्ञानिक उन रेडियो संकेतों को ध्वनि तरंगों में बदल सकते हैं, जिन्हें अक्सर अंतरिक्ष की आवाजें कहा जाता है। नासा ने पर्सियस गैलेक्सी क्लस्टर में एक ब्लैक होल से आने वाली दबाव तरंगों को रिकॉर्ड करके उन्हें एक बहुत ही गहरे बी फ्लैट नोट में बदला है। हालांकि वो इतना धीमा है कि इंसान उसे सुन नहीं सकता। वाह, तो मतलब अंतरिक्ष पूरी तरह शांत भी नहीं है एक तरह से, कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा से ऐसा लगता है कि हमारा ब्रह्मांड गंधों का, या कम से कम गंध पैदा करने वाले अणुओं का एक बहुत ही अजीब और आश्चर्यजनक मिश्रण पेश करता है। बिल्कुल, सड़े अंडे और जले हुए मांस से लेकर मीठी रस भरी और उस रहस्यमयी बारूद तक। भले ही हम इन गंधों को सीधे तौर पर गहरे अंतरिक्ष में या दूर के ग्रहों पर महसूस ना कर पाएं, लेकिन इन गंधों के लिए जिम्मेदार अणुओं का अध्ययन ये हमें अंतरिक्ष की रासायनिक बनावट और वहाँ क्या-क्या चल रहा है, मतलब क्या दिलचस्प प्रक्रियाएं हो रही हैं, इसके बारे में बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल सही कहा। चंद्रमा की धूल की वो अनसुलझी गंध, या स्पेस वॉक के बाद सूट पर चिपकी वो धातु जैसी महक, या फिर दूर के नेबुला में जीवन के लिए जरूरी कार्बनिक अणुओं की खोज, ये सब अदृश्य रासायनिक संकेत हैं। हाँ। ये ब्रह्मांड की कहानी कहने का एक और अनोखा तरीका है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विविध है, कितना डायनामिक है और रासायनिक रूप से कितना सक्रिय है। कैसे तारों के अंदर बने तत्व पूरे ब्रह्मांड में फैलकर ग्रहों, धूमकेतुओं और शायद हम जैसे जीवन का आधार बनाते हैं। बहुत खूब कहा आपने। और अब सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, सोचिएगा जरा। हाँ। कल्पना कीजिए, अगर भविष्य में इंसान किसी दूसरे ग्रह पर, मान लीजिए मंगल पर, बस्तियां बसाता है, तो उस ग्रह की अपनी एक स्थायी पृष्ठभूमि गंध होगी। हाँ, होगी जरूर। शायद सड़े अंडे, या वो मीठी नाइट्रिक ऑक्साइड की एक बहुत ही हल्की सी लगातार बनी रहने वाली महक। तो क्या आपको लगता है कि समय के साथ वहां रहने वाले इंसान उस गंध के पूरी तरह आदी हो जाएंगे, जैसे हम पृथ्वी पर अपनी दुनिया की सामान्य गंधों पर ध्यान नहीं देते? अच्छा सवाल है। या फिर उन्हें हमेशा उस हल्की सी मंगल की गंध को छुपाने के लिए अपनी घरों में लगातार एयर फ्रेशनर या सुगंधित मोमबत्तियों का सहारा लेना पड़ेगा? क्या लगता है? सोचने वाली बात है।